नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर्स एग्ज़ाम मटेरियल में। तो जहाँ पे हम ये श्रृंखला चला रहे हैं कि हमारे पीजीटी, टीजीटी हिंदी के, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल एसएलएसटी एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ के हम लोगों ने अभी तक 70 प्रश्न कर लिए हैं, तो अब चलते हैं हमारी अगली श्रृंखला में 71वें नंबर से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को बहुत ही सराहा और आपको ये पैटर्न भी अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि यदि आप लोगों को अगर एमसीक्यू में चाहिए तो आप सब मुझे बताइए, मैं एमसीक्यू में भी आपके लिए प्रश्न ले आऊँगी। और जल्द ही जो है मैं आप सबको डिटेल वीडियो भी दे दूँगी। उन बच्चों का रिकॉल हो जाएगा जो लगातार वर्ष भर पढ़ते हैं, और जिनके पास समय कम हो, भाई काम करते करते भी ईयरफोन लगा कर सुन लीजिए, आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा गया है। तो जब हम भाषा और बोलियां पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप लोग इसको इतना ही याद कर लीजिए कि 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका 72वां नंबर प्रश्न की परिणति किसकी रचना है? परिणति जो है आपका भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। परिणति भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका 73 नंबर प्रश्न पे कि साक्षी है सौंदर्य, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक रचना के रचयिता है नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन। फिर आते हैं अगले प्रश्न में, नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता है। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके बाद आपका आता है संस्कृत, संस्कृत के कूप जल भाखा बहता नीर। देखिए, अब जो है कुछ लाइनिंग्स के भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं कि लाइनिंग्स के भी क्वेश्चंस जो है आपके सामने हैं, आप उन पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि और डिटेल में सारी रचनाओं को मैं पढ़ाऊंगी, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका कथन है ये? तो ये कबीर की का जो है कथन है। बरगद की छाया उपन्यास है सत्य प्रकाश सेंगर का। बरगद की छाया किसकी है, किसका उपन्यास है, किसकी रचना है? सत्य प्रकाश सेंगर जी का। जलते हुए वन का वसंत रचना है। जलते हुए वन वसंत का रचना कौन है भाई? दुष्यंत कुमार जी की रचना है। दुष्यंत कुमार जी की रचना है। जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण, जब भी कृष्ण की बात आती है तो भाई ब्रज भाषा सामने आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। तो कृष्ण की बात जहाँ होगी, ब्रज की बात वहीं होगी। ब्रज भाषा में जो है कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है भाई? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के, देखिए ऐसा नहीं है, अवधी भाषा में भी लिखा गया है कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ, लेकिन यहाँ कृष्ण काव्य की अपार संपदा की बात हो रही है, तो वहाँ ब्रज भाषा होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343(1), अनुच्छेद 343 बाय सबसेक्शन 1 में जो है ये लिखा गया है कि हमारे जो है राजभाषा हिंदी है और हमारी लिपि जो है देवनागरी है। देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है, इसीलिए आप जो है गलतफहमी में मत रहिएगा। ये हमारी राजभाषा है और इंग्लिश जो है हमारी सह राजभाषा है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज और उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है अंग्रेजी को। इसी 2 भाषाओं में हमारे जो है कार्य होते हैं। अब आते हैं 80 नंबर में, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि जो भाई किस काल के कवि हैं? तो ये चिंतामणि जी उत्तर मध्य काल के कवि हैं। चिंतामणि उत्तर मध्य काल के कवि हैं।
आगे बढ़ते हैं, मैथिल कोकिल। आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था विद्यापति के बारे में कि इनको जो है इनकी रचनाएं मूलतः 3 भाषाओं में मिलती है, जिसमें आपका एक होता है मैथिली, संस्कृत और अवहट। तो जहाँ पे इस बात में हो, मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है, पहला कवि भी जो है विद्यापति को ही माना जाता है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था दामोदर, भारवी दामोदर, भारवी दामोदर, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं। भरत मुनि के अनुसार भाई करुण रस के देवता कौन है? तो हमने आपको इससे पहले याद कीजिए, आपको रस के बारे में आपकी चर्चा की गई है कि करुण रस के देवता जो है आपको यम को मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता यम है। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? इतिहास के दिवाकर, दिवाकर मतलब आपको पता होना चाहिए सूर्य को कहा जाता है दिवाकर। तो इतिहास का दिवाकर किसे कहा गया है? इतिहास का दिवाकर गुलेरी जी को कहा गया है। इसके बाद भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, याद रखिएगा कि भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक यानी कि पब्लिशर कौन है? ओम प्रकाश जी है। आगे, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, अजायब घर मतलब म्यूजियम, म्यूजियम को बोलते हैं अजायब घर। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर मतलब जहाँ पे छंदों का पूरा समाहार हो, तो छंदों का सब अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अब आते हैं रहस्यवाद के ऊपर। तो रहस्यवाद का आधार है क्या? अद्वैतवाद। रहस्यवाद, देखिए रहस्य क्या है? जहाँ पे हम लोग धार्मिक ग्रंथों में जहाँ ईश्वर को बोलते हैं, वहीं पे जब हम आधुनिक या दूसरे ग्रंथों की बात में आ जाए तो उसी को हम लोग रहस्यवाद में जानते हैं, जिसको कहा जाता है रहस्यवाद का भाई आधार क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 88 प्रश्न में कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो है अपने नाटककार में नाटकों के लिए जो रंगमंच, जो स्टेज होता है, उसको कंपलसरी माना ही नहीं। मतलब वो नाटक कहीं पे भी करा सकते हैं, इसके लिए उनको रंगमंच की आवश्यकता नहीं है। तो किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? आता है नाम जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं के में अनुवाद किया जा चुका है? इसको कहा जाता है पंचतंत्र। आप याद कीजिएगा, अपने बचपन में आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां दूरदर्शन पर आती थी। तो ये वही पंचतंत्र है जिसको 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में जो है इसका 40 विदेशी भाषा में जो है अनुवाद किया गया है, जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। किस, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो पंचतंत्र किसने लिखा है, थोड़ा देखो आप लोग भी कनेक्टेड है कि नहीं। तो किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो भाई द्रविड़ परिवार का जब बात करेंगे तो हमारा तमिल भाषा जो है आगे आ जाता है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा। जैसे आपको पता है संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है, पर यहाँ बात हो रही है द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी आर्य भाषाओं की जननी, चाहे आप कहें भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, बेस क्या है, या देव भाषा आदि सारे नामों से नवाजा गया है हमारे संस्कृत को। याद रखिएगा संस्कृत भाषा को। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये 90 और 91 नंबर जो है दोनों अलग है, एक में द्रविड़ परिवार की बात हो रही है और एक में जो है आपका बाकी सारे, मतलब चाहे आप देव भाषा कहे, चाहे भारतीय आर्य संस्कृति का आधार कहे, चाहे भाषाओं की जननी कहे, ये सब क्या है? संस्कृत। आगे चलते हैं,
किस युग को चालकोलिथिक एज, देखिए इंग्लिश है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को। देखिए आपको बता दूं, ताम्र मतलब आपको पता होना चाहिए, पाषाण मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो युग जो है हमारा, इसके बारे में जो है आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ताम्रपाषाण मतलब ताम्र अलग और पाषाण अलग, दोनों का अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चीजों को आसानी तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझने के लिए एक रचना होती है जिसको बोलते हैं टीका। ठीक है, तो टीका की किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई है। जैसे कि अगर आपको भगवत गीता पढ़नी है तो उसको अगर आपको सरल भाषा में पढ़नी है तो उसके लिए आपको भगवत गीता की टीका मिलती है। तो टीका जो है आप किसी भी गीता प्रेस से या किसी भी दुकान से जो है पहले आप टीका पढ़ के अच्छे से समझते हैं, फिर आप जो है डायरेक्ट दोहे को समझ पाते हैं। तो इसीलिए जो है उसी में आपका बिहारी सतसई जो है उनका सबसे अधिक जो है टीका लिखा गया है। कभी भी किसी चीज को याद करने का सबसे आसान तरीका है नेमोनिक्स। उससे रिलेटेड कुछ कहानियां बना लीजिए अपने दिमाग में, तो आपको वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो अभी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ कुछ ट्रिक्स आपको बताते हुए चलूंगी। तो कूटज के रचयिता कौन है? तो कूटज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत अच्छा कहानी है और ये कलयुग पे बहुत ज्यादा सूट करता है, तो आप प्लीज इसको समय निकाल कर पढ़िए। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा, मलयालम जो है केरल राज्य की राजकीय भाषा है, मलयालम। आगे बढ़ते हैं, कौन सी भाषा ओशाट्रॉक समूह से संबंधित है? तो उसको नाम है भाई खासी, वो खांसी नहीं, खासी। ठीक है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली, भाई हिंदी का जब विकास पढ़ेंगे तो खड़ी बोली का उसमें नाम अग्रिम में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जिसको सिर्फ हरिओध के नाम भी आपको बहुत जगह दिखेगा, पर इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये जो है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि में, देखिए ये सर्वप्रथम कवि नहीं है, कवि जो है कोई और है, पर ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय में अगर बात करें जिनका नाम लिया जाता है, जब जिन्होंने अत्यधिक रचनाएं खड़ी बोली में की है, वो उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या है? अगर खड़ी बोली जो कि हम लोग भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं, तो खड़ी बोली का अगर अरबी और फारसी मय रूप अगर बोला जाए तो वो उर्दू भाषा है। और अभी उर्दू भाषा को हमने इतना आत्मसात कर लिया है कि आपकी हिंदी में उर्दू भाषा इतनी मिली जुली है कि फर्क कर पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। गंगा छवि वर्णन, ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन की कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको सभी पता होनी चाहिए। तो गंगा छवि वर्णन जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अब 100वें नंबर प्रश्न पे पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर जो हम लोग बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? जो हम भी अभी करने का काम कर रहे हैं, इन प्रश्नों के द्वारा हम गागर में सागर ही भर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है एक सागर के समान है, और इस सागर को हम गागर में भर रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। आशा करती हूँ आपको इस ट्रिक से सभी चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, तितली किसकी रचना है? तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तितली उड़ी गाना याद है आपको, उससे जो है आप नेमोनिक्स बना लीजिएगा कहानी। फिर आते हैं आपका, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है रहीम। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है लोक सेवा के बारे में बताया है कि तरुवर जो है खुद का फल नहीं खाता है और ना ही सरोवर अपनी पानी को पीता है, लेकिन फिर भी जो है दूसरों के लिए वो जो है मैंने दूसरों के परहित के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसी पर ये कविता है। आगे बढ़ते हैं, रहीम जी के बाद, तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है भाई? तो इस पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो अभी हम लोगों ने 2 कविताओं की पंक्तियां पढ़ी। पहला पढ़ा हमने, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, ये रहीम जी की रचना है। और तलिनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसमें आपको अलंकार भी पूछता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे त वर्णों की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला नगर किस नदियों के मध्य स्थित था? तो तक्षशिला जो है हमारा नगर सिंधु व झेलम नदी है, सिंधु या झेलम नदी के जो है मध्य में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता भाई कबीरदास है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोगरी भाषा, डोगरी भाषा जो है आपका क्या है, डोगरी भाषा का मुख्य रूप से कहा जो है ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। झरना, झरना के बारे में हमने अभी पढ़ा कि झरना जो है आपका ये काव्य संग्रह है, जिसके रचयिता कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी है। आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान के बारे में हमने पढ़ा था, ये प्रेमचंद जी की कृति है। ज्ञान मार्गी की बात करें तो ज्ञान मार्गी शाखा जब हम लोग जो है भक्ति काल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी जो है ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको जो है संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो है आपको पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप ज्यादातर देखिएगा लेखक हमारे जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो अब आगे बढ़ते हैं। जो जन शासन भाषियु सो मई कहियु साड़ू, जो पालई से भाव करी सो तड़ी पायु पाड़ू। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? इस दोहे के रचनाकार का नाम है देवसेन। देखिए आपको कुछ लाइनिंग्स भी जो है अभ्यास करवा रही हूँ, ताकि जो है प्रश्न में एग्जाम में देखिए आता है लाइनिंग्स, तो आपके लिए आवश्यक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है, जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन जो है भाई ये कहाँ का है? ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो जी ने इस बात को कहा था कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक जो है उन लोगों से ज्यादा होता है जो केवल रुपया लगाते हैं। देखिए आज भी ये जमाने में है ना, और ये जो है प्रेमचंद जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें आप देखिएगा जो सारी चीजें आज भी निहित है समाज में। आज भी लोग जो है शरीर से खटने वालों को ज्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि पैसे से लगाने वाले को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये महतो साहब की जो है कहा कथन थी। अब आगे बढ़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी नित्य नितैसी। ये जो है आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो ये पंक्तियों की जो है रचयिता कौन है? ये हमारे तुलसीदास जी है। वो कहते हैं जैसा मन वैसे ही, जैसा प्रभु वैसा पूजा, और जैसी जो है आपके तथा शक्ति तथा भक्ति। तो तुलसीदास जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल, मतलब आपका अनुच्छेद जो है 343/1 जो है वो वहाँ पे हमारा संविधान बताता है कि देवनागरी लिपि और हिंदी जो हमारे राजभाषा है, और हमारी जो राष्ट्र लिपि है जिसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी के दिन जो है इसको हमारा राष्ट्र लिपि घोषित किया गया था, और इसीलिए इस दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जन जो है आपका जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही जो है प्रसिद्ध जो कृति है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? भाई जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न जो है समझ में आए होंगे, और आप इसको 2-3 बार देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको याद हो जाएगा।
और आती हूँ विथ डिटेल वीडियो के साथ। तब तक जो है जुड़े रहिए और तैयारी ज़ोर शोर से करिए। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, तो आप लोग कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आप ज़रूर जो है सक्सेस को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।